दो भाई एक ही छत के नीचे दुनिया के बेस्ट जूते बना रहे थे। फिर एक हवाई हमला हुआ, एक गलतफहमी, और वो जानी दुश्मन बन गए। एडिडास, प्यूमा, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये कहानी है भाइयों की, जंग की। एक ऐसी जंग जिसने जर्मनी का एक पूरा शहर बांट दिया। लोग जूते देख के बात करते थे। सोचिए, नाज़ी जर्मनी में एक अश्वेत एथलीट को जूते देकर इतिहास रचा गया। और कैसे पहले के जूते बांधने के एक सीन ने पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री हिला दी। ये जंग आज भी जारी है, कंपनियों के बोर्डरूम तक। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो जुनून, आविष्कार, धोखा और हाँ, जबरदस्त कामयाबी की कहानी है। जी हाँ, ये कहानी है एडिडास और प्यूमा की। हम सब ने इनके जूते पहने हैं, इनके नाम सुने हैं, पर क्या हम जानते हैं कि इनकी शुरुआत एक पारिवारिक झगड़े से हुई थी? एक ऐसा झगड़ा जिसने न सिर्फ एक परिवार तोड़ा बल्कि खेल और मार्केटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, ये कहानी है एडोल्फ एडी और रूडोल्फ रूडी डैसलर की। तो कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे से शहर हर्ज़ोगेनऑराच से। 20वीं सदी की शुरुआत। ये शहर जूते बनाने के लिए जाना जाता था। हाँ, वहीं डैसलर भाई बड़े हुए। एडी छोटा भाई 19 में पैदा हुआ, रूडी बड़ा भाई 1898 का। एडी को स्पोर्ट्स को जबरदस्त शौक था, ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल, स्कीइंग, सब कुछ। और पिता से जूते बनाने की कला सीखी। और रूडी, वो कैसे थे? रूडी ज्यादा बाहर घूमने फिरने वाले, बातूनी, मतलब पक्के सेल्समैन टाइप। दोनों भाई एकदम अलग थे। एडी ने बेकरी का काम सीखा, पर मन तो जूतों में ही था। फिर पहला विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद जब एडी 1919 में लौटे तो जर्मनी की हालत बहुत खराब थी। बिल्कुल, लेकिन एडी ने हिम्मत नहीं हारी। माँ की जो पुरानी लॉन्ड्री थी ना, उसी को एक छोटी सी वर्कशॉप बना लिया। जूते मरम्मत करने लगे। और कमाल की बात, सामान भी कबाड़ से जुटाया। जी हाँ, पुराने हेलमेट से लेदर, पैराशूट से सिल्क। बिजली थी नहीं तो साइकिल से चलने वाली लेदर मशीन बना ली। सोचिए जरा। उनका असली मकसद था एथलीटों के लिए स्पेशल जूते बनाना। बिल्कुल, और उनका पहला बड़ा इनोवेशन था ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों के लिए स्पाइक्स वाले जूते। उस जमाने में ये क्रांतिकारी था। स्पाइक्स उनके दोस्त की लोहार की दुकान पर हाथ से बनते थे। वो नए नए मटेरियल भी ट्राई करते रहते थे, जैसे शार्क स्किन, कंगारू लेदर। हाँ, उनकी पत्नी कहते बताती थी कि एडी के लिए जूते बनाना काम नहीं, जुनून था। वो इसे विज्ञान की तरह लेते थे। फिर 1923 में रूडी भी आ गए, पुलिस की नौकरी छोड़कर। और 1 जुलाई 1924 को कंपनी रजिस्टर हुई, गेब्रूडर डैसलर शू फैक्ट्री, डैसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री। काम बढ़ गया। एडी अपने तकनीकी ज्ञान से जूते बनाते, डिजाइन करते, और रूडी अपनी बातों से उन्हें बेचते, मार्केटिंग संभालते। एकदम परफेक्ट टीम लगती थी शुरू में। शुरुआत में तो बस 12 लोग थे, दिन के 50 जोड़ी जूते बनाते थे। हाँ, लेकिन डिमांड तेजी से बढ़ी। 1926 तक उन्हें बड़ी फैक्ट्री लेनी पड़ी स्टेशन के पास। अब 25 कर्मचारी थे और रोज 100 जोड़ी जूते बन रहे थे। उस फैक्ट्री की पुरानी तस्वीरें भी हैं, दिखाती हैं कि कैसे वो आगे बढ़ रहे थे। और फिर ओलंपिक्स में नाम हुआ। 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस। लेकिन असली धमाका हुआ 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में। ये खेल इतिहास की सबसे बड़ी मार्केटिंग जीतों में से एक है। वो जेसी ओवन्स वाला किस्सा है ना? जी हाँ, सोचिए, नाजी जर्मनी, हिटलर का प्रोपेगेंडा, और एडी डेस्ला खुद ओलंपिक विलेज जाते हैं। अमेरिकी अश्वेत धावक जेसी ओवन्स से मिलते हैं और उन्हें अपने हाथ से बने जूते देते हैं। ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। बिल्कुल, लेकिन एडी के लिए खेल पहले था, राजनीति बाद में। ओवन्स मान गए और उन्हीं जूतों में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते। रातों रात डैसलर शूज दुनिया भर में मशहूर हो गए होंगे। एकदम। उस ओलंपिक में डैसलर जूते पहनने वाले एथलीटों ने कुल मिलाकर 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज जीते। दूसरे विश्व युद्ध से पहले वो साल के 2 लाख जोड़ी जूते बेच रहे थे। लेकिन फिर नाजी दौर का साया पड़ा। 1923 में नाजी पार्टी सत्ता में आई। हाँ, और दोनों भाइयों को पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। कहा जाता है कि उस वक्त बिजनेस चलाने 100 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरियां बचाने के लिए ये एक तरह से जरूरी था। पर उनकी सोच अलग थी, ऐसा भी कहते हैं। हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूडी नाजी विचारधारा के शायद ज्यादा समर्थक थे। एडी काफी हद तक अराजनीतिक थे, उनका फोकस हेल था। फिर भी दोनों के पास पार्टी कार्ड थे। चिट्ठियों के आखिर में हेल हिटलर लिखते थे। एडी ने हिटलर यूथ स्पोर्ट्स लीग में सुपरवाइजर का काम भी किया, पर मकसद एथलीटों की मदद ही था, चाहे वो कोई भी हो। जेसी ओवेंस को जूते देना इसी का सबूत है। फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 में।
बिजनेस मुश्किल में आ गया होगा। बिल्कुल। दोनों भाइयों को सेना में बुलाया गया। एडी कुछ वक्त बाद वापस आ गए क्योंकि उन्हें बिजनेस के लिए जरूरी माना गया। और फैक्ट्री का क्या हुआ? वहां जूते बनने बंद हो गए, मिलिट्री का सामान बनने लगा। 1943 तक तो वहां एंटी टैंक हथियार जैसे अमरीकी बाजूका जैसा पैंजर श्रैक बनने लगा, और इस दौरान बंधुआ मजदूरों से भी काम लिया गया। ये एक स्याह पन्ना है। रूडी को भी 1943 में सेना में भेजा गया था। हाँ, और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो अपनी पोस्ट छोड़कर वापस हर्ज़ोगेनोराच आ गए थे क्योंकि उन्हें डर था कि एडी उनकी गैर मौजूदगी में बिजनेस में गड़बड़ कर रहे हैं। इस वजह से उन्हें मित्र सेनाओं ने गिरफ्तार भी किया था। तो इन्हीं सालों में भाइयों के बीच कड़वाहट बढ़ी। जी हाँ, यहीं से दरारें पड़नी शुरू हुई। कई वजह थीं। एक तो युद्ध के दौरान दोनों भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे सब एक ही विला में रह रहे थे। और पत्नियों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। बिल्कुल नहीं। घर में बहुत तनाव रहता था। और फिर वो एयर रेड वाली घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, 1943 की एक हवाई हमले के दौरान एडी और उनकी पत्नी कैथे बॉम्ब शेल्टर में गए। वहां रूडी और उनका परिवार पहले से था। एडी ने ऊपर मित्र देशों के हमलावर विमानों को देखकर कहा, द डर्टी बास्टर्ड्स आर बैक अगेन, मतलब वो कमीने फिर आ गए। लेकिन रूडी को लगा कि ये उनके लिए कहा गया है। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि एडी ने ये ताना उन्हें और उनके परिवार को मारा है। ये गलतफहमी कभी दूर नहीं हुई। वो दरार बन गई जो भरी नहीं पाई। रूडी को शक भी था कि एडी ने उन्हें जानबूझकर फ्रंट पे भिजवाया। हाँ, ताकि वो अकेले कंपनी पर कब्जा कर सकें। और ये भी शक था कि बाद में एडी ने ही अमेरिकों को खबर दी, जिससे रूडी 1945 में गिरफ्तार हुए और करीब 1 साल जेल में रहे। हालांकि इन बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। युद्ध खत्म हुआ। अप्रैल 1945 में अमेरिकी सैनिक हर्ज़ोगेनोराच पहुंचे। और वो डैसलर फैक्ट्री को उड़ाने वाले थे क्योंकि वहां हथियार बनते थे, बंधुआ मजदूर थे। लेकिन फैक्ट्री बच गई। हाँ, एडी की पत्नी कैथे डैसलर की वजह से वो हिम्मत करके सैनिकों के पास गईं। उन्हें यकीन दिलाया कि ये बिल्डिंग सिर्फ स्पोर्ट्स शूज बनाने के काम आती है। उनकी सूझबूझ कमाल की थी। और फिर वो जेसी ओवेंस वाला कनेक्शन काम आया। बिल्कुल। जब अमेरिकी सैनिकों को पता चला कि ये वही कंपनी है जिसने 1936 में जेसी ओवेंस के लिए जूते बनाए थे, तो उन्होंने न सिर्फ फैक्ट्री छोड़ी बल्कि खुद ग्राहक बन गए। पास के एयरबेस के सैनिक सारे जूते खरीद लेते थे। इसने कंपनी को दोबारा खड़ा होने में बहुत मदद की। युद्ध के बाद जर्मनी में डीनाज़िफिकेशन प्रक्रिया चली, नाजी प्रभाव हटाने की कोशिशें। हाँ, दोनों भाइयों की जांच हुई। एडी कई लोगों के समर्थन पत्र जुटाकर खुद पर लगे आरोप कम करवाने में कामयाब रहे। उन्हें कम दोषी माना गया। लेकिन जब रूडी 1946 में जेल से लौटे तब तक मामला बहुत बिगड़ चुका था। हाँ, तनाव चरम पर था। एक दूसरे पर इल्जाम, पत्नियों ने झगड़े को और हवा दी। रूडी को लगता था कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। बिजनेस चलाने के तरीकों पर भी मतभेद थे। एडी का फोकस इनोवेशन, रूडी का मुनाफे पर। विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। और आखिरकार 1948 में वो पल आ ही गया। 30 साल से ज्यादा साथ काम करने के बाद वो अलग हो गए। जी, गब्रूडर डेसलर शू फैब्रिक बंद कर दी गई। उन्होंने कंपनी की संपत्ति बांटी। एडी को पुरानी फैक्ट्री मिली और करीब 2/3 कर्मचारी। और रूडी अपने समर्थकों के साथ शहर के दूसरी तरफ औराच नदी के पार चले गए। परिवार की ही एक दूसरी बिल्डिंग थी, वहां अपनी फैक्ट्री शुरू की। और कहते हैं संपत्ति बांटने के बाद उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। कभी नहीं। वो उनकी आखिरी मुलाकात थी। इस बंटवारे ने सिर्फ परिवार नहीं, पूरे हर्ज़ोगेनोराच शहर को बांट दिया। हाँ, शहर को झुकी हुई गर्दनों का शहर कहा जाने लगा, द टाउन ऑफ बेंट नेक्स, क्योंकि लोग किसी अजनबी से मिलने पर बात करने से पहले नीचे झुककर उसके जूते देखते थे, ये तय करने के लिए कि वो एडिडास वाला है या प्यूमा वाला, अपनी टीम का है या दुश्मन टीम का। कमाल है, मतलब कोई बीच का रास्ता नहीं। बिल्कुल नहीं। एडिडास के कर्मचारी प्यूमा वालों से बात नहीं करते थे। डेटिंग या शादी तो दूर की बात थी। दुकानें बढ़ गईं, कसाई तक अलग थे। विरोधी ब्रांड के जूते पहनने वालों को सामान देने से मना कर देते थे। यहाँ तक कि शहर के फुटबॉल क्लब भी बट गए। हाँ, एएसवी हर्ज़ोगेनोराच एडिडास समर्थित और एफसी हर्ज़ोगेनोराच प्यूमा समर्थित। कट्टर दुश्मन। अब दोनों भाइयों को अपनी अलग पहचान बनानी थी। एडी ने बहुत सोचा। अपने निकनेम आरडी और सरनेम डासलर के शुरू के अक्षर लिए बन गया एडिडास। कंपनी 18 अगस्त 1949 को रजिस्टर हुई। और रूडी ने पहले अपने नाम रुडोल्फ और सरनेम डासलर से रूडा नाम बनाया, पर वो जमा नहीं। फिर उन्होंने नाम बदला पूमा। ज्यादा एथलेटिक, ज्यादा दमदार लगा उन्हें। प्यूमा ब्रांड अक्टूबर 1948 में लॉन्च हुआ
और यहीं से शुरू हुई सीधी टक्कर। एडिडास के लिए पहला बड़ा गेम चेंजर आया 1954 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में, बर्न का चमत्कार। बिल्कुल। फाइनल था वेस्ट जर्मनी और उस वक्त की सबसे तगड़ी टीम हंगरी के बीच। हंगरी ने ग्रुप स्टेज में जर्मनी को 8-3 से हराया था। लेकिन एडी डैसलर ने कुछ नया किया था जूतों में। हाँ, क्रांतिकारी तकनीक, स्क्रू वाले स्टड्स, जिन्हें पिच की हालत के हिसाब से बदला जा सकता था। जूते हल्के थे, सोल पतला था, पैर ज्यादा फ्लेक्सिबल रहते थे। फाइनल वाले दिन बारिश हुई, पिच कीचड़ वाली हो गई। हाँ, और जर्मन मैनेजर सेप हर्बर्गर ने एडी को लंबे स्टड्स लगाने को कहा। इससे जर्मन खिलाड़ियों को कीचड़ में जबरदस्त पकड़ मिली और नतीजा, जर्मनी 3-2 से जीत गया, सबको चौंका दिया। ये जीत सिर्फ फुटबॉल की नहीं थी, इसने युद्ध के बाद जर्मनी का हौसला बढ़ाया। जैसा फ्रांस बेकनबावर ने बाद में कहा, अचानक जर्मनी फिर से कुछ बन गया था और एडिडास वो रातों रात इनोवेशन का बादशाह बन गया। और एडिडास की वो 3 धारियां, वो कैसे आईं? एडी ने 1949 में देखा कि तस्वीरों में 3 धारियां सबसे साफ दिखती हैं। ब्रांड विजिबिलिटी के लिए परफेक्ट। शुरू में तो ये जूते को साइड से मजबूती देने के लिए लगाई गई थी, बाद में ये पहचान बन गई। लेकिन ये डिजाइन तो पहले कोई और इस्तेमाल करता था। हाँ, फिनलैंड की कंपनी थी कारहू स्पोर्ट्स। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स के बाद एडिडास ने उनसे ट्रेडमार्क खरीद लिया। कितने में? यकीन नहीं होगा, सिर्फ 2 बॉटल विस्की और आज के हिसाब से करीब 1600 यूरो। ये छोटा सा सौदा दुनिया के सबसे कीमती ट्रेडमार्क्स में से एक बन गया। फिर एडी के बेटे हॉर्स्ट डासलर ने मार्केटिंग का खेल ही बदल दिया। बिल्कुल, हॉर्स्ट ने आधुनिक स्पोर्ट्स मार्केटिंग की नींव रखी। 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स में उन्होंने कमाल की रणनीति अपनाई। एथलीटों को एडिडास के जूते मुफ्त में दिए। और ये काम कर गया। जबरदस्त। उस साल एडिडास पहनने वाले एथलीटों ने 72 मेडल जीते, 33 रिकॉर्ड तोड़े। 1964 टोक्यो में 80% मेडल्स एडिडास वालों के थे। 1976 मॉन्ट्रियल में 83% मेडल्स और ट्रैक एंड फील्ड के 95% गोल्ड मेडल्स एडिडास पहनने वालों के नाम थे। हॉर्स ने सिर्फ एथलीटों को स्पॉन्सर नहीं किया, नहीं, उन्होंने खेल संघों से रिश्ते बनाए। फीफा और आईओसी ओलंपिक कमेटी के व्यावसायीकरण में बड़ा रोल निभाया। ओलंपिक के लिए पहली स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप शुरू की। तो 60s और 70s के दशक में एडिडास का दबदबा था पूरी तरह। 70 के दशक के अंत तक रोज 2 लाख जोड़ी जूते बन रहे थे। 17 देशों में 24 फैक्ट्रियां, 150 से ज्यादा देशों में सामान बिक रहा था। सालाना बिक्री $500 बिलियन से ज्यादा। जूते, कपड़े, बॉल, बैग, सब कुछ। करीब 800 पेटेंट। अमेरिका में भी एडिडास बहुत हिट हुआ। हाँ, पहले सीरियस एथलीटों में, फिर आम लोगों में। 70 के दशक तक अमेरिका में क्वालिटी स्पोर्ट शू का मतलब ही एडिडास था। उधर प्यूमा क्या कर रहा था? रूडी का फोकस कहाँ था? रूडी एडिडास से अलग थे। वो पर्सनालिटी और ब्रांड बिल्डिंग के मास्टर थे। ज्यादा आकर्षक, ज्यादा आक्रामक मार्केटिंग करते थे। उन्होंने भी स्क्रू एंड स्टड्स वाले जूते बनाए थे। हाँ, 1952 में सुपर एटम फुटबॉल बूट लॉन्च किया। वेस्ट जर्मनी के नेशनल कोच सेप हर्बर्गर के साथ मिलकर इसे डेवलप किया था। ये एडिडास को सीधी टक्कर थी। लेकिन प्यूमा का सबसे बड़ा दांव तो 1970 वर्ल्ड कप में था, वो पेले पैक्ट वाला मामला। हाँ, वो प्यूमा के इतिहास का सबसे साहसी और विवादास्पद कदम था। हुआ ये कि 60 के दशक के आखिर तक एथलीटों को साइन करने की होड़ इतनी बढ़ गई थी कि दोनों कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर थीं। तो उन्होंने समझौता कर लिया। हाँ, एक गुप्त समझौता, पेले पैक्ट। तय हुआ कि 1970 वर्ल्ड कप के लिए दुनिया के महानतम फुटबॉलर पेले को दोनों में से कोई साइन नहीं करेगा, ताकि पैसे बच सके। लेकिन प्यूमा ने समझौता तोड़ दिया। बिल्कुल। रूडी ने इसमें मौका देखा। उन्होंने चुपके से पेले से संपर्क किया, उन्हें $1,20,000 का ऑफर दिया, आज के हिसाब से करीब $1 मिलियन। अब बदले में पेले को क्या करना था? बस इतना कि ब्राजील के पेरू के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से ठीक पहले मैदान के बीच में झुककर अपने प्यूमा जूतों के फीते बांधने थे, ताकि सारे कैमरे उन पर फोकस करें। क्या आइडिया था! और वही हुआ। मैच शुरू होने से ऐन पहले पेले सेंटर सर्कल तक गए, रेफरी से घड़ी रोकने को कहा और झुककर जूते बांधने लगे। दुनिया भर के लाखों दर्शक टीवी पर देख रहे थे। कैमरों ने जूम किया पेले के पैरों पर, जहां प्यूमा के जूते थे। कहते हैं प्यूमा ने तो परफेक्ट क्लोजअप शॉट के लिए कैमरामैन को अलग से पैसे भी दिए थे। ये तो मार्केटिंग का मास्टर स्ट्रोक था। एकदम। इसका असर तुरंत हुआ। प्यूमा की विजिबिलिटी आसमान छू गई, बिक्री बढ़ गई, कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। एडिडास भयंकर नाराज हुआ, लेकिन प्यूमा का नाम मार्केटिंग इतिहास में दर्ज हो गया। इसने प्यूमा को एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर दिया। हालांकि प्यूमा कभी एडिडास जितना बड़ा नहीं बन पाया। नहीं, उतना बड़ा नहीं।
फिर भी उसने अपनी जगह बनाई। 1960 तक प्यूमा 100 देशों में था। फुटबॉल में खासकर इनकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन समय के साथ क्वालिटी में उन्हें एडिडास से थोड़ा कम आंका जाने लगा। रूडी डासलर की मौत 1974 में फेफड़ों के कैंसर से हुई। उनके बाद उनके बेटे आर्मीन ने कमान संभाली और प्यूमा को ग्लोबल बनाया। अब वापस उस बटे हुए शहर हर्ज़ोगेनोराच पर आते हैं। क्या वो बंटवारा कभी कम हुआ? दशकों तक नहीं। वो झुकी हुई गर्दनों का शहर ही रहा। एक स्थानीय बेकर क्लॉस रोमेल्ट ने बताया कि उनके माता-पिता अपनी कार में हमेशा एडिडास और प्यूमा दोनों के जूते रखते थे। जिस फर्म में डिलीवरी देने जा रहे होते, उसी के जूते पहन लेते। और वो कारीगरों वाला किस्सा? हाँ, कुछ कारीगर जानबूझकर रूडी डासलर के घर एडिडास के जूते पहनकर जाते थे। उन्हें पता था कि रूडी उन्हें देखकर कहेंगे, बेसमेंट में जाओ और अपने लिए मुफ्त प्यूमा जूते चुन लो। इस दुश्मनी की तुलना बर्लिन की दीवार से भी की जाती थी। हाँ, शहर पर उसके असर के मामले में ये दिखाता है कि भाइयों का झगड़ा कितना गहरा था। एडी डासलर 1978 में अपनी मृत्यु तक एडिडास के मुखिया बने रहे। लगातार इनोवेशन करते रहे। हाँ, मरने से कुछ ही समय पहले उन्होंने वो पेश किया जिसे वो फुटबॉल में अपना सबसे बड़ा योगदान मानते थे। एक अल्ट्रालाइट फुटबॉल शू, स्प्रिंट शू जैसा सोल, ऑर्थोपेडिक फुटबेड, नमी से बचाने वाला ट्रीटमेंट। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप में लगभग हर टीम ने इसका इस्तेमाल किया। उनकी मौत के समय एडिडास बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी। बिल्कुल। 17 फैक्ट्रियां, सालाना बिक्री 1 बिलियन ड्यूशमार्क। उनके बाद बेटे हॉर्स्ट और पत्नी कैथे ने कंपनी संभाली। कैथे, जिन्होंने 1945 में फैक्ट्री बचाई थी, उनकी भी कुछ साल बाद 1985 में हार्ट अटैक से मौत हो गई। और रूडी डासलर, उनकी मौत एडी से पहले हुई थी। हाँ, 4 साल पहले 1974 में फेफड़ों के कैंसर से। प्यूमा का नेतृत्व उनके बेटों आमिन और गेर्ड के पास गया। बाद में काफी कानूनी लड़ाई के बाद आमिन ने कंट्रोल संभाला। और दोनों भाई कभी नहीं मिले। कभी नहीं। 1948 के बंटवारे के बाद एक शब्द भी बात नहीं हुई। जिंदगी भर एक ही छोटे से शहर में रहे, पर मिले नहीं। उन्हें दफनाया भी एक ही कब्रिस्तान में गया है। हाँ, हर्ज़ोगेनोराच के कब्रिस्तान में। लेकिन उनकी कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी का सबूत देखिए। उनकी कब्रें कब्रिस्तान के 2 बिल्कुल विपरीत छोरों पर हैं। जितना संभव हो सके उतना दूर। फिर आया 80 का दशक, और ये दोनों कंपनियों के लिए मुश्किलों भरा रहा। बहुत ज्यादा। 1972 म्यूनिक ओलंपिक के बाद कई नई कंपनियां स्पोर्ट्स शू मार्केट में कूद पड़ी। एडिडास और प्यूमा जो सालों से राज कर रहे थे, उन्हें अचानक कड़ी टक्कर मिलने लगी, खासकर अमेरिका की नई आक्रामक कंपनियों से, नाइकी और रीबॉक। नाइकी अपने वॉफल पैटर्न वाले रनिंग शूज से हिट हो गया था। हाँ, और रीबॉक ने 1982 में खास तौर पर महिलाओं के लिए पहला एथलेटिक जूता निकाला, फ्री स्टाइल, और वो रातों रात हिट हो गया। रीबॉक की बिक्री आसमान छू गई। दशक के मध्य तक रीबॉक अमेरिका में सबसे बड़ा एथलेटिक जूता मेकर बन गया था। नाइकी से भी आगे निकल गया था कुछ समय के लिए। और नाइकी और रीबॉक ने अमेरिका में जोरदार मार्केटिंग की। बिल्कुल। एडिडास इस सब के लिए तैयार नहीं था। उन्हें इतनी कड़ी टक्कर की आदत नहीं थी। नतीजा, अमेरिका जैसे अहम बाजार में उनका दबदबा खत्म हो गया। आंकड़े तो चौंकाने वाले थे। बहुत। 80 के दशक के अंत तक एडिडास की अमेरिकी बिक्री सिर्फ $200 मिलियन रह गई थी, जबकि नाइकी की बिक्री 2.4 बिलियन से ज्यादा हो गई थी। उस समय तक नाइकी और रीबॉक मिलकर अमेरिकी एथलेटिक जूता बाजार के 50% से ज्यादा हिस्से पर काबिज थे। एडिडास का हिस्सा सिर्फ 3%। सिर्फ 3%। हाँ, एडिडास ब्रांड नाम बस कुछ उम्रदराज लोगों की धुंधली याद बनकर रह गया था। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ साथ मैनेजमेंट में भी दिक्कतें थीं। हाँ, एडिडास का मैनेजमेंट उस दौर में काफी कमजोर माना जाता था, और ऊपर से डेसलर परिवार के जो सदस्य अभी भी एडिडास के मालिक थे, वो कंपनी के कंट्रोल को लेकर आपस में लड़ने लगे। यानी बाहर कंपटीशन, अंदर झगड़े। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि एडिडास का मुनाफा बुरी तरह गिरा। 1989 में कंपनी को करीब $77 मिलियन का नुकसान हुआ, और अगले ही साल 1990 में परिवार ने पूरी कंपनी सिर्फ $289 मिलियन में फ्रांसीसी उद्यमी बर्नार्ड टैपी को बेच दी। सोचिए, जिस कंपनी ने कभी इंडस्ट्री पर राज किया था। प्यूमा का क्या हाल था? उन्हें भी यही सब झेलना पड़ा? जी हाँ, 70 और 80 के दशक में उन्हें भी बिजनेस में गंभीर समस्याएं आईं। अमेरिकी कंपनियों ने उनकी भी मार्केट शेयर छीन ली। मई 1989 में रूडी के बेटों आर्मिन और गर्ड ने प्यूमा में अपनी 72% हिस्सेदारी स्विस बिजनेस कोसा लिबरमैन एसए को बेच दी। कंपनी कई बार बिकी और 90 के दशक में घाटे से जूझती रही। लेकिन इतने सालों की दुश्मनी के बाद आखिरकार एक सुलह की कोशिश भी हुई। हाँ, करीब 60 साल बाद एक प्रतीकात्मक सुलह
21 सितंबर 2009 को मौका था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का। क्या हुआ उस दिन? एडिडास और प्यूमा के कर्मचारी हर्ज़ोगेनराच में एक ऐतिहासिक फुटबॉल मैच खेलने के लिए एक साथ आए। दोनों कंपनियों के सीईओ भी खेले। हाँ, एडिडास के सीईओ हर्बर्ट हेनर और प्यूमा के तत्कालीन सीईओ योहेन ज़ाइट्स दोनों मैदान में उतरे। कर्मचारियों ने मिलीजुली टीमों में खेला। करीब 700 कर्मचारी मौजूद थे अपना समर्थन दिखाने के लिए। ये तो बड़ी बात थी। बिल्कुल। ज़ाइट्स ने कहा था, दोनों भाई बिना बात के मर गए और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब शांति के नाम पर एकजुट होकर एक साथ फुटबॉल खेलने का विचार आया। हेनर ने भी कहा, हम खेल के जरिए दुनिया को एक साथ ला सकते हैं। उस मैच के लिए खास किट भी बनाई गई थी। हाँ, काले और सफेद रंग की। उसमें एडिडास की 3 धारियां और प्यूमा का कूदता हुआ कैट लोगो दोनों थे। मैच के बाद दोनों कंपनियों के कर्मचारियों ने एक साथ द डे आफ्टर पीस नाम की डॉक्यूमेंट्री भी देखी। तो क्या 2009 के बाद वो दुश्मनी पूरी तरह खत्म हो गई? प्रतीकात्मक रूप से शायद हाँ, लेकिन ब्रांड वॉर तो आज भी जारी है। दोनों कंपनियां अब ग्लोबल कॉरपोरेशंस हैं, दुनिया भर के निवेशक मालिक हैं। हेडक्वार्टर अभी भी हर्ज़ोगेनराच में ही है, नदी के दोनों तरफ। एडिडास अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड है, नाइकी के बाद। जी हाँ, और प्यूमा तीसरे नंबर पर है। प्यूमा ने खुद को ज्यादा स्टाइलिश, फैशन फॉरवर्ड ब्रांड के तौर पर स्थापित किया है। और उनके बीच वो टैलेंट वॉर भी चल रहा है। सीईओ एक दूसरे की कंपनी से आ जा रहे हैं। बिल्कुल, ये ताज़ा मामला है। 2022 में प्यूमा ने एडिडास के एक बहुत सीनियर अधिकारी ब्जॉर्न गुल्डन को अपना सीईओ बनाया। फिर अक्टूबर 2024 में प्यूमा ने घोषणा की कि एडिडास के पूर्व सेल्स प्रमुख आर्थर होल्ड उनके नए सीईओ होंगे। तो ये खींचतान अभी भी चल रही है। तो इस पूरी असाधारण कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, इतने उतार चढ़ाव? सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि कैसे प्रतिस्पर्धा, भले ही वो कड़वी हो, इनोवेशन को जन्म दे सकती है। भाइयों की कट्टर दुश्मनी ने दोनों कंपनियों को लगातार कुछ नया करने, बेहतर बनाने के लिए मजबूर किया। जैसे वो स्क्रू इन स्टड्स, अलग अलग खेलों के लिए खास जूते। बिल्कुल, और आधुनिक स्पोर्ट्स मार्केटिंग तकनीकें भी। अगर कंपटीशन तरक्की लाता है तो एडिडास और प्यूमा इसकी मिसाल हैं। उनकी आपसी लड़ाई फुटवेयर की दुनिया में ऐसी होड़ में बदल गई जिसका फायदा दुनिया भर के लाखों लोगों को मिला। ये कहानी पारिवारिक व्यवसायों के लिए एक चेतावनी भी है। सही कहा। जो एक बेहतरीन साझेदारी के तौर पर शुरू हुआ था, वो गलतफहमी, युद्ध के तनाव और आपसी रंजिश की वजह से एक ऐसी दरार में बदल गया जो कभी नहीं भरी। भाइयों ने न सिर्फ अपनी पार्टनरशिप खोई, बल्कि अपना भाईचारा भी खो दिया। बिना सुलह किए मर गए। और इसका असर सिर्फ परिवार तक नहीं रहा, पूरे शहर को दशकों तक भुगतना पड़ा। जी हाँ, हर्ज़ोगेनराच के लोगों को उस झगड़े में पक्ष लेना पड़ा जो उनका अपना नहीं था। शायद सबसे स्थायी विरासत यह है कि डैसलर भाइयों और फिर उनके बेटों ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग को कैसे बदल दिया। बिल्कुल, एडी का जेसी ओवेंस के साथ वो कदम, हॉर्स्ट के ओलंपिक स्पॉन्सरशिप, रूडी का वो पेले वाला मास्टर स्ट्रोक, इन्होंने एथलेटिक ब्रांड्स के एथलीटों और ग्राहकों से जुड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। आज का जो अरबों डॉलर का स्पोर्ट्स मार्केटिंग उद्योग है, वो काफी हद तक डैसलर परिवार की कंपनियों के इनोवेशंस का ही नतीजा है, अपने एथलीट एंडोर्समेंट, ओलंपिक स्पॉन्सरशिप, ग्लोबल कैंपेन के साथ। और कमाल की बात यह है कि 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन एडिडास और प्यूमा आज भी उतने ही रेलेवेंट और सफल हैं। हाँ, उनके लोगो, एडिडास की 3 धारियां और प्यूमा की कूदती हुई बिल्ली दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। वो सिर्फ स्पोर्ट्स कंपनियों से आगे बढ़कर लाइफस्टाइल और फैशन ब्रांड बन गए हैं, अपनी खेल विरासत को बनाए रखते हुए। तो अडोल्फ्स और रुडोल्फ डैसलर की कहानी आखिर में है तो जबरदस्त कामयाबी की, लेकिन उस पर एक गहरी त्रासदी की छाया भी है। बिल्कुल। साथ मिलकर उन्होंने एक लॉन्ड्री रूम वर्कशॉप से दुनिया की सबसे बड़ी एथलेटिक जूता कंपनियों में से एक बनाई। विश्व युद्ध झेले, आर्थिक मंदी झेली, दुनिया भर में नाम कमाया। और अलग होकर 2 ऐसे ग्लोबल ब्रांड बनाए जिन्होंने स्पोर्ट्स मार्केटिंग और फुटवेयर इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। लेकिन इसकी बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकाई। जो भाई कभी एक सपना देखते थे, एक दूसरे की ताकत थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 30 साल कट्टर दुश्मन बनकर बिताए। बात करने से इनकार, शहर को बांटना और दुश्मनी को कब्र तक ले जाना। एक ही कब्रिस्तान में जितना हो सके उतना दूर दफन होना। उनकी विरासत आज सिर्फ उनके जूतों में नहीं, हर एथलीट इंडोर्समेंट डील में, हर ओलंपिक स्पॉन्सरशिप में, स्पोर्ट्स फुटवेयर के हर नए डिजाइन में दिखती है। डैसलर भाइयों की प्रतिद्वंदिता ने एक ऐसी होड़ पैदा की जिसने भले ही एक परिवार को तबाह कर दिया, लेकिन शायद पूरे खेल जगत को फायदा पहुंचाया। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या इतनी बड़ी व्यावसायिक सफलता उस कड़वाहट और निजी दुश्मनी के बिना भी मुमकिन हो पाती?
क्या महान इनोवेशन के लिए अक्सर संघर्ष और टकराव जरूरी होता है? ये सोचने वाली बात है। तो ये थी एडिडास और प्यूमा के जन्म और उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रतिद्वंदिता के पीछे की कहानी। उम्मीद है आपको इस सफर में हमारे साथ मजा आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें और भविष्य में ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।